रेप एक ऐसा हीनियस क्राइम जिसके लिए एक्यूज्ड या फिर अपराधी को कोई भी सज़ा दी जाए वो कम ही है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो विक्टिम होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इनफैक्ट अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो उसका हाथ तक कोई थामने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए जिनका रेप हो जाता है वो समाज से एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे रेप केसेस हुए हैं जो एकदम से दिल दहला देने वाले थे। देखिए अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जिनमें हाथरस रेप केस, उसके बाद मथुरा रेप केस, निर्भया रेप केस, ये जो बिल्किस बानो वाला रेप केस था, ऐसे मल्टीपल रेप केस हुए हैं जो एकदम से दिल दहला देने वाले थे, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये एक ऐसा ही रेप केस हुआ था 90s के टाइम पे जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, इनफैक्ट जिसे आज तक नहीं भुलाया गया है। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, अजमेर 1992 एक ऐसा रेप केस जिसमें शहर की कई सारी लड़कियों को उस शहर के कुछ ताकतवर लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। अब देखिए आप बोलने को ये भी बोल सकते हो कि एक रेप केस ही तो है, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपका दिमाग एकदम से हिल जाएगा कि कैसे शहर के कुछ ताकतवर लोगों ने कई सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके बाद उनके साथ रेप किया। ऐसा नहीं है कि जो रेप हुआ ये एक या दो लड़कियों के साथ हुआ, बल्कि ये जो रेप था कुल 100 लड़कियों के साथ हुआ। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि जो रेप था वो एक या दो लोगों ने मिलकर किया, बल्कि ये जो रेप था ये रेप कुल 18 लोगों ने मिलकर किया, और ये काफ़ी बड़ा मैन मेड डिजास्टर था। ये जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से जो रेप हुआ था कुल 100 लड़कियों के साथ हुआ था, और ये जो रेप था कुल 18 लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन इसके उलट यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के मतलब जैसे कि और अजमेर के जो लोकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि रेप 100 नहीं बल्कि 200 से 250 लड़कियों के साथ हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ न्यूज़ मैगजीन भी इस तरीके का दावा करते हैं कि जो रेप था वो 200 से 250 लड़कियों के आसपास हुआ था। ये जो रेपिस्ट थे, ऐसा नहीं था कि ये लोग कोई छोटे मोटे गुंडे या फिर बदमाश थे, बल्कि ये जो रेपिस्ट थे शहर की एक मशहूर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक ऐसी फैमिली जिनका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान, इनफैक्ट अजमेर पे था। देखिए इस रेप केस के जो मास्टरमाइंड थे वो लोग एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। देखिए पुलिस भी इन पर हाथ नहीं डाल रही थी क्योंकि पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर था। वहीं देखिए पुलिस इन पर इसलिए भी हाथ नहीं डाल रही थी क्योंकि अगर पुलिस इनको अरेस्ट करती तो शहर में जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो जाते। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जो सारे रेपिस्ट थे उसमें मैक्सिमम लोग थे वो मुस्लिम थे, लेकिन जो सारी लड़कियां थी वो लोग हिंदू थी। तो पुलिस और प्रशासन को ये भी डर था कि लोग अगर इनको अरेस्ट करते हैं तो जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो जाते। देखिए पुलिस इसीलिए इन पर हाथ नहीं डालती थी। तो देखिए क्या है अजमेर 1992 की स्टोरी और कैसे ये लोग सारे एक्सपोज हुए, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। राजस्थान का एक शहर है अजमेर। ये जो रेपिस्ट थे और ये जिन लोगों का रेप हुआ है ये लोग इसी शहर से बिलोंग करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो भी इसी शहर में है। ये जो रेप केस था, इस रेप केस को लेकर दो थियरीज चलती है, दोनों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए पहली थियरी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ये लोग एक बिजनेसमैन के लड़के को पकड़ते हैं और उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें जैसे कि न्यूड तस्वीरें खींचते हैं। फिर उसके बाद ये लोग उसको इंसिस्ट करते हैं कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे लेके नहीं आते या फिर हमसे नहीं मिलवाते हैं तो ये जो तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं और वीडियोस है ये हम लोग लीक कर देंगे। अब देखिए लीक करना इन द सेंस, देखिए उस पर्टिकुलर टाइम इंटरनेट वगैरह का उतना यूज़ होता नहीं था, तो उस टाइम पे ये लोग करते क्या थे, जो सीडीज़ थी, ये जो वीडियोज़ थे उसको ये लोग बेच देते थे या लोगों में बांट देते थे। तो यही धमकी ये लोग इस लड़के को देते हैं कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर उनके दोस्तों को हमसे नहीं मिलवाते हो तो ये जो तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है इसको या तो हम लोग मार्केट में दे देंगे या फिर इसको लोगों में बांट देंगे। ये जो लड़का होता है ये एज इट इज़ करता है जैसा ये लोग कहते हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड को लाता है और ये लोग उसके साथ रेप करते हैं, फिर उसकी भी इसी तरीके से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको भी ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपनी सहेलियों से हमको नहीं मिलवाया तो ये जो तुम्हारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, इसको हम लोग लीक कर देंगे या फिर लोगों में बांट देंगे या फिर इसको हम लोग मार्केट में दे देंगे। अब देखिए जब ये धमकी मिलती है तो वो लड़की भी एज इट इज़ करती है जैसा ये लोग कहते हैं। फिर उसके बाद ये लोग डे बाय डे ब्रूटल होते जाते हैं। ऐसा ऐसा करके कई सारी लड़कियों के साथ रेप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 लड़कियों के साथ ये रेप हुआ था। इसमें जो दूसरी थियरी होती है ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। एक लड़की होती है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहती है, वहीं इस लड़की का एक दोस्त होता है। तो ये जो लड़की होती है ये अपने दोस्त से डिस्कशन करती है कि वो एक पार्टी में शामिल होना चाहती है। अब ये जो लड़का होता है ये कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कुछ पार्टी के लीडर हैं,
मैं तुमको उनसे मिलवा देता हूँ। और ये लड़का एज इट इज़ करता है, इस लड़की को उन लोगों से मिलवा देता है जो पार्टी के लीडर होते हैं। अब ये जो लड़के होते हैं यानी कि जो लीडर होते हैं, ये भी कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें पार्टी में शामिल करवा देंगे। ये लोग इस लड़की को एक फॉर्म वगैरह देते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको फिलअप कर दो और उसके बाद आपको हम पार्टी में शामिल करवा देंगे। अब ये जो लड़का होता है, ये इस लड़की को इन लोगों से टाइम टू टाइम मिलवाता रहता है। तो देखिए होता क्या है कि इस लड़की की इन लोगों से अच्छी जान पहचान हो जाती है। तो देखिए एक बार ये लड़की स्कूल जा रही होती है और एक वैन इसके पास आकर रुकती है और इसमें ये सारे लोग बैठे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि आओ चलो हम तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देते हैं। और ये लड़की उस वैन में बैठ जाती है और वैन जाने लगती है। अब देखिए रास्ते में बातचीत होती है, लेकिन होता क्या है कि ये जो वैन होती है ये स्कूल न जाकर किसी और रूट पे मुड़ जाती है। लेकिन फिर भी ये जो लड़की होती है वो घबराती नहीं है और कुछ बोलती नहीं है। उसको यही लगता है कि जो लोग वैन को किसी और तरफ ले जा रहे हैं तो इनका जो मकसद होगा वो पार्टी के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो ये लड़की एकदम से फ्री होती है, फ्री माइंडेड होती है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो वैन होती है वो एक फार्म हाउस पे जाके रुकती है। अब जैसे ये फार्म हाउस पे जाके रुकती है, ये लोग अंदर जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि इस लड़की के साथ रेप होता है। अगर जैसा हम कहते हैं वैसा तुम नहीं करती हो, यानी कि अगर तुम अपने सहेलियों को या दोस्तों को हमसे नहीं मिलवाती हो, तो ये जो सारी फोटोज़ वीडियोस है इसको हम लोग लीक कर देंगे, मार्केट में दे देंगे। और ये लड़की एज इट इज़ करती है जैसा ये लोग कहते हैं। इसके बाद ये जो लड़की होती है ये अपनी सहेलियों से मिलवाती जाती है और ये जो रेप होता है ये लड़कियों के साथ होता रहता है। कहा जाता है कि इसी तरीके से अजमेर रेप केस स्कैंडल स्टार्ट हुआ था। अब देखिए दोनों थियरीज है जो मैंने दी है, लेकिन पहली वाली थियरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और लोगों का भी ये मानना है कि जो अजमेर रेप स्कैंडल था वो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए मैं जो थ्योरी लेकर चल रहा हूँ, मैं भी पहली ही थ्योरी लेकर चल रहा हूँ और मैं भी इसी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अब देखिए थ्योरी पहली वाली हो चाहे दूसरी वाली हो, लेकिन लड़कियों के रेप हुए थे। ये राजस्थान का एक शहर है अजमेर। इसी अजमेर शहर में एक दरगाह स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब देखिए इसी शहर में एक परिवार भी रहता है जिसको खादिम परिवार कहा जाता है। अब देखिए ये जो खादिम परिवार है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की देखरेख करता है। ऐसा माना जाता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये इसी खादिम परिवार के पूर्वज थे, इसलिए इस दरगाह की जो देखरेख है वो खादिम परिवार के लोग करते हैं, जिस वजह से राजस्थान और अजमेर के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और इसी परिवार से 3 लोग, शेख नफीस चिश्ती, उसके बाद शेख फारूक चिश्ती और शेख अनवर चिश्ती, ऐसा कहा जाता है कि यही 3 लोग थे जो अजमेर रेप स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे। और इसमें से जो शेख फारूक चिश्ती था वो इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का खादिम था। यही तीनों लोग थे जो पूरे रेप स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे और ये लोग उस टाइम के राजस्थान के सबसे रईस घराने से बिलोंग करते थे, यानी कि खादिम परिवार से ये लोग बिलोंग करते थे। ये लोग पॉलिटिकली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग खादिम फैमिली से बिलोंग करते थे। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे लोगों के पास गैस कनेक्शन होना या फिर टेलीफोन कनेक्शन होना, साइकिल होना, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये लोग जावा बाइक, उसके बाद रॉयल इनफील्ड, एचडी और उसके बाद ये लोग मारुति सुजुकी वैन या फिर जिप्सी से ये लोग घुमा करते थे। ये लोग इतने ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और इनका काफ़ी ज़्यादा रुतबा था। देखिए ये लोग एक बड़ी पार्टी से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे ये लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये लोग उसमें बहुत बड़े लीडर भी थे, इसलिए इनका जो इम्पैक्ट था वो पूरे राजस्थान पे था। ये इनमें जो फारूक चिश्ती था वो नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। वहीं शेख नफीस चिश्ती था वो नेशनल यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। वहीं जो अनवर चिश्ती था ये नेशनल यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। इनमें पहली बात तो ये थी ये लोग खादिम फैमिली से बिलोंग करते थे और दूसरी बात ये थी कि ये लोग इस कांग्रेस पार्टी के लीडर थे और यही रीज़न था कि ये लोग पॉलिटिकली और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे राजस्थान और अजमेर के अंदर। कहा जाता है कि पुलिस को भनक लग चुकी थी कि शहर के अंदर रेप हो रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस जो थी वो एक्शन नहीं ले रही थी। अब ये लोग ऐसा करते क्यों है, देखिए वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो रेप केस था पहले तो इसमें सिर्फ 3 ही लोग इन्वॉल्व थे, बट जैसे जैसे ये रेप केस आगे बढ़ने लगता है उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए पॉलिटिशियन से लेकर लोकल पॉलिटिशियन, उसके बाद जिस लैब में ये फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लीन करने के लिए जाती थी उस लैब के मालिक से लेकर मैनेजर तक, फिर उसके बाद टेक्नीशियन तक इस रेप केस में शामिल हो गए थे। इस रेप केस के एक्यूज्ड यानी अपराधियों के नाम और पहचान कुछ इस तरीके से हैं। शेख फारूक चिश्ती जो कि नेशनल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था,
शेख नफीस चिश्ती जो कि नेशनल यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, वहीं शेख अनवर चिश्ती जो कि नेशनल यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था, वहीं जऊर चिश्ती जो कि लोकल पॉलिटिशियन था, टार्जन उर्फ महेश दोलानी जो कि लैब का मालिक था, हरीश दोवाल जो कि लैब का मैनेजर था, पुरुषोत्तम उर्फ बबली जो कि लैब का टेक्नीशियन था। सिर्फ यही नहीं, इसमें और लोग भी शामिल थे जैसे कि कैलाश सोनी, अलमास महाराज, मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इरशद अली, उसके बाद ऐसा ऐसा करके 18 लोग शामिल थे इस रेप केस। बोलने को तो आप ये भी बोलोगे कि पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। वहीं ये जो लड़कियां थी वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी, तो आखिरकार लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? ये जो पूरा स्कैंडल था, ये जो पूरा केस था, इसको एक्सपोज करने में संतोष गुप्ता और दीनबंधु चौधरी की ये जो जोड़ी थी, ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। इन्हीं की बदौलत ये सारा स्कैंडल एक्सपोज हुआ था। ये जो संतोष गुप्ता थे, ये उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट थे। तो ये जो संतोष गुप्ता थे, इनको पहले से ही पता चल गया था कि शहर में लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं और ये काफ़ी लड़कियों के साथ रेप हो चुका है। तो इनको एग्जैक्टली पता था ये जो रेप था वो कौन कर रहा था। तो इस वजह से ये जो संतोष गुप्ता थे, ये इनका पीछा भी करते थे ताकि इनको कोई प्रूफ मिल जाए। लेकिन संतोष गुप्ता को कोई प्रूफ मिलता नहीं है। लेकिन एक बार होता ये है कि राजस्थान के अजमेर शहर में एक जगह है अनाज मंडी, और अनाज मंडी में उन दिनों एक लैब था, भरोसा लैब। तो ये जो भरोसा लैब था, तो संतोष गुप्ता वहीं आसपास खड़े थे और संतोष गुप्ता देखते क्या है कि वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और कुछ लिफाफे खरीदते हैं जिसमें पता ये चलता है कि उसमें सीडीज और फोटोज़ थे। तो ये जो लिफाफा था उसको लोग चौगुना दाम पे खरीद रहे थे। अब ये चीज़ जब संतोष गुप्ता देखते हैं तो उनका एकदम से दिमाग घूम जाता है कि आखिर इस चीज़ को लोग 4 गुना दाम में ले क्यों रहे हैं। और संतोष गुप्ता भी जाते हैं, उस लिफाफे को खरीदते हैं। जब वो इसको देखते हैं तो उनका एकदम से दिमाग घूम जाता है कि ये जो लिफाफा था, इसमें लड़कियों की न्यूड फोटोज़ और सीडीज़ थी, वीडियोज़ वगैरह थी, क्लिप वगैरह थी। तो ये चीज़ एक देखते हैं और ये हैरान हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद इसको देखने पर पता चलता है कि जो फ़ोटोज़ और सीडीज़ थी, यानी कि वीडियोज़ थी, ये तो उसी मोहल्ले की लड़कियों की थी जिनके साथ रेप हो रहे थे। अब देखिए, जो संतोष गुप्ता थे, ये अपने जोड़ीदार यानी कि मैं दीनबंधु चौधरी की बात कर रहा हूँ। तो संतोष गुप्ता जो थे वो दीनबंधु चौधरी के पास जाते हैं और ये चीज़ उनको दिखाते हैं। तो दीनबंधु चौधरी थे, उनका भी एकदम से दिमाग घूम जाता है, वो भी देखते हैं और ये दोनों उसी पर्टिकुलर टाइम पे डिसाइड करते हैं कि ये जो खबर है ये लोग अखबार में छापेंगे। उस टाइम पे राजस्थान का ये जो शहर है अजमेर, इस अजमेर शहर में एक लोकल पत्रिका चलती थी जिसका नाम था दैनिक नवज्योति। अभी अभी जिनके बारे में मैंने बताया है, संतोष गुप्ता और दीनबंधु चौधरी। तो इसमें जो संतोष गुप्ता थे वो दैनिक नवज्योति पत्रिका में जर्नलिस्ट थे। वहीं ये जो दीनबंधु चौधरी थे वो दैनिक नवज्योति पत्रिका के एडिटर थे। तो देखिए, होता ये है कि जैसे ही फोटोज़ और वीडियोज़ इनके हाथ लगती है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस खबर को ये लोग अखबार में छापेंगे। और 21 अप्रैल 1992 को ये लोग पहली खबर छापते हैं कि शहर में कैसे इतने सारे लोग रेप करके शहर के अंदर खुला घूम रहे हैं। लेकिन ये जो खबर थी, इसका कोई खासा असर लोगों पे पड़ता नहीं है। पहले ये लोग खबर छापते हैं तो उस खबर में सिर्फ हेडलाइन डालते हैं, लेकिन इस बार ये लोग खबर छापते हैं तो इसमें ये लोग लड़कियों की फ़ोटोज़ भी छाप देते हैं। बस ये इतना करते हैं, चूँकि ये जो लड़कियाँ थी वो न्यूड थी, यानी कि इनकी जो फोटोज़ थी वो न्यूड थी, तो ये लोग चेहरे और प्राइवेट पार्ट को ब्लर करके छापते हैं। ये चीज़ जब लोग देखते हैं तो लोगों का एकदम से दिमाग घूम जाता है। और जिस शहर के लोग अखबार को पढ़ रहे थे, उसी शहर में जो लड़कियां थी वो भी रहती थी। तो एकदम से लोग घबराने लगे कि कहीं ये जो रेप हो रहे थे, उस रेप केस के अंदर उनकी बेटियां और बहनें तो नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शहर में टेंशन का माहौल बढ़ने लगता है। ये जो मामला था वो धीरे धीरे अजमेर के अंदर तूल पकड़ रहा था, और सिर्फ अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में ये जो मामला था वो काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ रहा था। जगह जगह लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे थे और पूरे राजस्थान पे जो प्रोटेस्ट थे वो बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहे थे। तो जो पुलिस थी और ये जो प्रशासन थी या फिर गवर्नमेंट थी, इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये केस दबता नहीं है क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े लेवल पर होने लगे थे। वहीं जो संतोष गुप्ता और दीनबंधु चौधरी की जोड़ी थी वो बैक टू बैक खबरें छापती जा रही थी, जिससे सिर्फ राजस्थान और अजमेर में नहीं, अब पूरे देश में ही टेंशन का माहौल बढ़ने लगा था। ये जो पुलिस थी और गवर्नमेंट थी, इस केस को दबाने की कोशिश तो ये लोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म होने लगा था। और ये जो पुलिस और गवर्नमेंट थी, इन पर चारों तरफ से प्रेशर आने लगा था
तो फाइनली इन्होंने एक्यूज्ड यानी अपराधियों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये सितंबर 1992 में पुलिस पहली चार्जशीट फाइल करती है जो कि 250 पेजेस की थी। देखिए इसके बाद कई सारे लोग पकड़े जाते हैं, कई सारे लोग भाग जाते हैं, इसमें से सुसाइड कर लेता है जैसे कि अलमास महाराज, ये यूएस भाग जाता है, इसका आज तक पता नहीं चलता। अलमास महाराज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। वहीं पुरुषोत्तम उर्फ बबली होता है, ये 2 साल बाद बेल पर छूट के बाहर आता है, यानी कि ये 1994 में जब छूट के बाहर आता है तो ये सुसाइड कर लेता है। ये जो केस था इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से था। प्रूफ एंड विटनेस के अकॉर्डिंग ये जो केस था 28 सितंबर 1992 से ये जो केस था वो स्टार्ट होता है और ये केस जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है और ये केस जो था वो 6 साल तक चलता है। 6 साल बाद 1998 में ये जो कोर्ट था इसमें 8 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। ये जो केस था वो यहीं नहीं रुकता है, ये केस डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट चला जाता है। अब जब ये केस हाई कोर्ट जाता है तो इसमें जो 8 अपराधी थे उसमें से 4 को हाई कोर्ट बरी कर देती है। ये पहले जो केस था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है जिसमें सिर्फ 8 अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये जो केस था ये हाई कोर्ट आता है जिसमें से 4 अपराधी बरी हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2003 आते आते ये जो 4 अपराधी बचे थे, यानी कि जो बाकी अपराधी भी बचे थे, उनकी सज़ा जो थी आजीवन कारावास से घटाकर वो 10 साल कर दी जाती है। ये जो केस था ये आगे चलकर और भी कमज़ोर पड़ने लगा। इनफैक्ट ये जो केस था वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके जो गवाह थे, जो विटनेस थे, वो धीरे धीरे करके वो गायब होने लगे थे और कुछ लोग शहर छोड़ दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, तो कुछ के जो परिवार वाले थे वही उनका साथ छोड़ दे रहे थे बदनामी के डर से, लोक लाज के डर से। तो धीरे धीरे जो केस था वो स्टैंड नहीं कर पा रहा था कोर्ट के अंदर। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज का कहना था कि जो गवाह थे उनको सबूत बनाना और इनके खिलाफ खड़ा करना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज को, क्योंकि इनका कहना था कि ये जो एक्यूज थे यानी कि जो अपराधी थे ये लोग बहुत ही पावरफुल थे। इनफैक्ट ये लोग पॉलिटिकली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई भी जो गवाह था वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। ये लोग एक्यूज को डरा धमका देते थे जिसकी वजह से वो लोग गवाही नहीं देना चाहते थे। कुछ लोग अपनी बात से ही मुकर गए और कुछ लोगों ने केस वापस ले लिया इसकी वजह से। इस केस के जो मास्टरमाइंड थे वो लोग आज भी राजस्थान और अजमेर के अंदर खुला घूमते हैं। लोगों का कहना है कि इससे इनकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनका जो रुतबा है वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। अजमेर के थाना प्रभारी ने शेख नफीस चिश्ती को 2003 में 24 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा था। कहा जाता है कि उस टाइम पे इनके आईएसआई से लिंक होने की भी आशंका थी। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।